हेलो बच्चों, पिछले पार्ट 2 जो वीडियो हमने बनाया इस चैप्टर पे नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, तो इसमें जो हम लोग पिछले वीडियो में अंत में हमने ये जाना था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में जर्मनी की क्या स्थिति थी या यूरोप में क्या स्थिति थी। तो जो पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में देखे, जर्मनी में वाइमर गणराज्य बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो लोकतांत्रिक था। उसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ थी, क्योंकि वर्साई की संधि की शर्तें थी, वर्साई की अपमानजनक संधि की शर्तें थी। वाइमर गणराज्य को इस अपमान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जो कि उचित नहीं था। और युद्ध का असर यूरोप और जर्मनी दोनों पे ही बहुत बुरा पड़ा। समाज का दृष्टिकोण बदला। जर्मनी में सैनिकों, पुरुषों और खंदकों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। तो अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं, पेज नंबर 52। देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक रेडिकलवाद। आपको पता है हम लोग हमेशा भी रेडिकलवाद पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब है आमूल परिवर्तनवाद, जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं ऐसे विचारधारा के लोग। और आर्थिक संकट, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, 1929 ईस्वी में विश्व आर्थिक संकट आया था। तो इसको अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हुआ। जिस समय जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, उसी समय रूस में, यानी वाइमर गणराज्य की स्थापना 1919 के बाद हुई या उसी के आसपास, और रूस में उसी समय 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसी के तर्ज पर बोल्शेविक क्रांति की ही तरह जर्मनी में भी एक स्पार्टकिस्ट लीग, याद रखिएगा, रूस की बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर की तरह ही, मतलब उसके समान ही, जर्मनी में भी एक स्पार्टकिस्ट लीग थी। लीग मतलब एक पार्टी थी जो अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। ठीक है, मैंने यहाँ भी विद्रोह शुरू होने लगा। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। याद है, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन में हम लोग देखा था, कई सोवियतें बन रही थी। तो और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में भी सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था के हिमायती किनारे गूंज रहे थे, यानी रूस की तरह ही, चूँकि बहुत पास थी रूस की क्रांति, तो उससे सबक लेकर यहाँ भी लोग, जर्मनी में और बर्लिन में भी लोग वही सोवियत विचारधारा से किनारे लगा रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेटिक्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। तो कौन कौन से लोग जमा हुए? समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट मतलब डेमोक्रेटिक्स लोग, और कैथोलिक। इन गुटों ने वाइमर जो जर्मनी में है, इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से भी पढ़े हैं कि जब वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, जो लोकतांत्रिक था, जो डेमोक्रेटिक पार्टी था, और इसके समर्थक कौन थे? समाजवादी, डेमोक्रेटिक्स और कैथोलिक। और इसके समर्थकों ने वाइमर में जब देखा कि पूरी सोवियत रूस की भांति यहाँ भी विद्रोह के नारे लग रहे हैं, तो इन लोगों ने इस जम करके इसका विरोध किया और किसके फेवर में? लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। यानी आखिरकार वाइमर गणराज्य जो थी, उसने क्या किया? पुराने सैनिकों के फ्री कोर, ये एक नामक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन था जो सैनिकों का था। तो याद रखिएगा, फ्री कोर अगर आएगा आपको क्वेश्चन कि फ्री कोर क्या है, तो ये फ्री कोर एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है सैनिकों का, उसकी मदद से कुचल दिया। किसको कुचल दिया? जो ये सोवियत रूस के तर्ज पे जो विद्रोह की ज्वाला बरक रही थी वहाँ जर्मनी में, उसे कुचल दिया वाइमर गणराज्य ने। पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस तरह से स्पार्टकिस्टों ने, ये जो एक लीग थी, पार्टी थी जो स्पार्टकिस्ट ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इस तरह देखिए कितना बड़ा बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है कि वाइमर गणराज्य है जो ऑलरेडी किसके पक्ष में है? इसके पक्ष में कौन है? वाइमर गणराज्य जो है, इसके पक्ष में था समाजवादी पार्टी थे, है ना, समाजवादी लोग थे, कैथोलिक थे और डेमोक्रेट्स थे, है ना, डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक थे। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्वाला भड़क रही है, क्या? ये लोग तीनों इसके पक्ष में थे।
और यहाँ ज्वाला भड़क रही है रशियन रिवॉल्यूशन के तर्ज पर, जिसको स्पार्ट, हाँ जर्मनी में एक कौन सी लीग है, स्पार्टकिस्ट, स्पार्टकिस्ट लीग है, और इसने एक विद्रोह शुरू कर दिया। तो इस विद्रोह को वाइमर गणराज्य ने किसकी मदद से, सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से, ये संगठन है जिसकी मदद से इसे कुचल डाला, है ना, ये सैनिकों का एक संगठन है। तो इसकी मदद ली वाइमर गणराज्य ने, और इस लीग के जो विद्रोह था इसे कुचल दिया। तो इस प्रकार जर्मनी में जो बदलाव आ रहे थे, और अब इन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। एक नई पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो स्पार्टकिस्ट थे, स्पार्टकिस्ट लीग ने किसकी स्थापना कर दी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये अब ये जर्मनी के राजनीतिक पटल पे आ गया। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी, हिंदी में बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी को साम्यवादी, ये भारत में भी अभी दल है ये सब। तो साम्यवादी और समाजवादी, इस तरफ दो गुट हो गए। पहले से समाजवादी है माने सोशलिस्ट पार्टी, और एक साम्यवादी भी आ गया, कम्युनिस्ट भी आ गया। इन दोनों गुटों में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। ये दोनों कट्टर दुश्मन हो गए, साम्यवादी और समाजवादी, और हिटलर के खिलाफ कभी भी इकट्ठा नहीं हो सके मोर्चा खोलने में या उसके खिलाफ होने में। एक क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवाद दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। इस तरह रेडिकल जो विचारधारा के लोग थे जिनको लेकर हम पढ़ रहे हैं, ये लोग परिवर्तन चाहते थे। तो अभी देखिए कितना कुछ हो गया जर्मनी के राजनीति पटल पर। रेडिकल्स तो थे ही, इसके अलावा स्पार्टकिस्ट लीग ने विद्रोह शुरू की। इस विद्रोह को वाइमर गणराज्य का सपोर्ट नहीं था, मतलब इसलिए समाजवादी डेमोक्रेट्स कैथोलिक गुट जो वाइमर में थे उन्होंने इसका विरोध किया, और वाइमर गणराज्य ने फ्री कोर नामक सैनिक संगठन के द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया। फिर क्या हुआ, इस पूरे घटनाक्रम से स्पार्टकिस्ट लोगों ने एक नई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, साम्यवादी दल बनाई। पहले से भी समाजवादी पार्टी है, इन दोनों में कट्टर दुश्मनी थी। आगे हम लोग चलते हैं कि राजनीतिक रेडिकलवाद जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, रेडिकल्स जो थे, उन विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और भी बल मिला, क्योंकि अब पूरे विश्व में ही, पूरे यूरोप में ही संकट आ रहा था, आर्थिक संकट। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। आप ये याद रखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को मोटे तौर पर कर्ज लेना पड़ा था लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत खर्च था, और उसके बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा भी हर्जाने के रूप में भरने पड़ा। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि वर्साई की संधि में उसे कितना हर्जाना देना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो गए थे, या उस स्थिति में पहुंच गए थे कि वो समाप्त हो जाएं। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। वो इतना पस्त हो गया जर्मनी कि 1923 आते आते जर्मनी ने क्या अस्वीकार कर दिया कि न वो कर्ज दे पाएगा, मित्र राष्ट्रों को जो देना था उसे न हर्जाना चुका पाएगा। तो इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने अब क्या किया, फ्रांसीसी जो मित्र राष्ट्र की तरफ थे उन्होंने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके, ध्यान दीजिए, औद्योगिक इलाके माने जितना इंडस्ट्रियल इलाका था जर्मनी में, वो एक रूर जगह है, रूर में बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रियल इलाका जर्मनी में, उस पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रांस ने क्यों कब्जा किया रूर पर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी, कि रूर कहाँ है या क्या है। रूर जर्मनी में है, जर्मनी का मुख्य औद्योगिक इलाका है, उस पर फ्रांस का कब्जा इसलिए हो गया क्योंकि जर्मनी ने स्पष्ट मना कर दिया कर्ज देने से और हर्जाना चुकाने से, क्योंकि उसके बस की बात ही अब नहीं रही, उसका सब भंडार खत्म हो रहा था। और ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने उसे वर्साई की संधि द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रखा था और बहुत ज़्यादा उससे हर्जाना ले रहे थे। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला भी इलाका था, है ना, रूर जो था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय, इस तरह से रूर औद्योगिक इलाका भी था और कोयला भंडार भी था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर, अब जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस के विरुद्ध, जब फ्रांस ने उसके इलाके पे अधिकार कर लिया तो जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध एक निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में, मतलब एक विरोध दिखाने के लिए केवल बड़े पैमाने पर उसने क्या किया, कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। किसने, जर्मनी ने कागजी मुद्रा यानी रुपया छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पे मुद्रा छाप दी, और एक होता है कंट्रोल होता है, मतलब एक निश्चित तय सीमा होती है, कोई भी देश
एक उसकी जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो भी नियम है उससे ज़्यादा कोई मुद्रा या नोट नहीं छाप सकता है। लेकिन यहाँ जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पे मुद्रा छाप दिया कि उसकी मुद्रा उसकी मुद्रा का मार्क नाम है, मार्क जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं वैसे मार्क का मूल्य तेज़ी से गिरने लगा। अब उसके मार्क का मूल्य गिरने लगा क्योंकि वो ज़रूरत से अधिक छाप दिया। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत मतलब एक अमेरिकी डॉलर 24,000 मार्क के बराबर, यानी 24,000 मार्क जो बहुत बड़ा अमाउंट है, उसका अमेरिकी कीमत केवल $1 था। और लेकिन अगर जर्मन करेंसी में देखें तो उसका 24,000 मार्क था। इस तरह उसका वैल्यू गिरने लगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा नोट छप जाए या ये हो जाए तो वो उसका वैल्यू कम होने लगता है। इसी तरह जुलाई में ये जो था बढ़कर, ये जो 24,000 मार्क था $1 का, अब $1 के बराबर कितना हो गया, 3,53,000 मार्क और घट गया। अगस्त में ये और घट गया और अब 46,21,000 मार्क हो गया। दिसंबर में ये 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह धीरे धीरे जर्मनी मार्क का यानी कि करेंसी का वैल्यू कम होने लगा। इस तरह $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। तो ये जो था ये दयनीय स्थिति को दर्शाता है, जर्मनी की आर्थिक स्थिति को। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगी। अब इससे क्या होगा, जब आपके नोटों की या आपके करेंसी की कीमत घटने लगती है, उसका वैल्यू कम होने लगता है, तो वस्तुओं की जो दाम है वो आसमान छूने लगते हैं। तो जर्मनी में वही होने लगा। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी मतलब ऐसा रेखा चित्र, ऐसा कार्टून बनाया जाने लगा उन दिनों कि जर्मनी नागरिक जो थे वो पाव रोटी लाने के लिए, जो सुबह का नाश्ता उनका होता है, वो ब्रेड लाने के लिए बैलगाड़ी में भरकर नोट ले जाते थे, बैलगाड़ी में भरकर, और तब एक ब्रेड लाते थे। इतना उनका वैल्यू गिर गया था। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया। पूरे यूरोप में सब लोग उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। इसे कहते हैं अति मुद्रास्फीति। याद रखिएगा, ये अति मुद्रास्फीति का में ऐसा ही होता है किसी भी देश का हाल। तो जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं, आपको आ सकता है अति मुद्रास्फीति क्या है, तो क्या है वो, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं, माने बिना रोक टोक के कीमत आसमान छूने लगे, तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद या वर्साई की संधि के बाद या वाइमर गणराज्य बनने के बाद जर्मनी की दशा क्या हो गई। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया कि इससे बचाया जाए। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। याद रखिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई, प्लानिंग की जर्मनी को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए, वो है डॉब्स योजना। इस या प्लान, इसको बोलेंगे डॉब्स प्लान, है ना। तो इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। इस योजना में क्या किया अमेरिका ने, उस पर जो हर्जाना लगा था वर्साई की संधि के दरमियान, बहुत ज़्यादा पैसा कर्ज उसके ऊपर चढ़ा था, उन सबको दोबारा फिर से उसको तय किया गया और थोड़ा कम करके किया गया। इस तरह उसकी हेल्प की गई डॉब्स प्लान के द्वारा। तो अमेरिका ने हेल्प की जर्मनी को डॉब्स प्लान के द्वारा। अब हम लोग मंदी के काल को देखते हैं, जो पूरे यूरोप में हो रहा मंदी का साल। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, मतलब फिर भी सामान्य स्थिति रही, जैसी थी वैसी बनी रही। लेकिन ये स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी, मतलब जैसे तुरंत ढह गई। इन 4 वर्षों के बाद जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। यानी जर्मनी निवेश जो था, निवेश कहते हैं जब हम कहीं पैसा लगाते हैं, तो जर्मन जहाँ भी निवेश कर रहा था, पैसा लगा रहा था, और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार जो हो रहा था, उसके स्थिति में जो थोड़ी सुधार हुई डॉब्स प्लान के चलते, वो अमेरिका के द्वारा हुआ। तो वो अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। यानी अमेरिका से उसने अल्पकालिक माने कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए, कम समय के लिए कर्ज लिया था। इसी पे आश्रित था कि अमेरिका ने उसकी मदद की थी। जब 1929 में, लेकिन जब 1929 ईस्वी में, मैंने बार बार दोहराया कि 1929 में विश्व आर्थिक संकट आया था। तो 1929 ईस्वी में जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया। अब पहले हम समझ लें वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है। इसको शेयर बाज़ार कहते हैं। शेयर बाज़ार जहाँ लोग निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, और वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठता है, लोगों को इससे उसका शेयर मिलता है फ़ायदा का। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, इसके बारे में नीचे देखिए बॉक्स में दिया हुआ है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार है। ठीक है, ये अमेरिका में है। तो
1929 ईस्वी में इस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब धराशायी, जब ये भी गिर गया, मैंने इतना आर्थिक मंदी आई कि ये शेयर बाज़ार भी गिर गया, जहाँ इतना पैसा लोग लगाते हैं, देश जहाँ पैसा लगाता है, तो जर्मनी को मिल रही ये मदद भी रातों रात बंद हो गई। तो अभी तक जो अमेरिका उसको थोड़ा हेल्प कर रहा था जर्मनी को, उसकी आर्थिक स्थिति बचाने के लिए डॉब्स प्लान के तहत, वो भी धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि वो अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके तो एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज ही उसका बंद हो गया। इस तरह कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। अब जिन जिन देशों ने इस स्टॉक एक्सचेंज में अपने पैसे लगाए थे, वो अपने शेयरों को जल्दी जल्दी बेचने लगे, नहीं तो डूब जाएगा पैसा। इस तरह 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। मैंने बहुत सारे जिन लोगों ने लगाया था उन लोगों ने 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। अब यहाँ से आर्थिक महामंदी शुरू हो गई। जो मंदी थी वो महामंदी और भी तेज़ी से मंदी की ओर चला। मंदी माने रुक सा गया आर्थिक विकास। 1929 से 32 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। क्योंकि आर्थिक मंदी चल रही है, तो राष्ट्रीय आय माने नेशनल जो इनकम होता था उसको पर एनम, वो आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। ये बहुत बुरी स्थिति होती है जब आर्थिक मंदी आती है। अभी हाल में भी आया था, फैक्ट्रियां बंद हो गई। अमेरिका में भी निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत ख़राब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया, क्योंकि ये एक स्टॉक एक्सचेंज ही अमेरिका में है, इसलिए अमेरिका में इसका बुरा असर पड़ा तो पूरे दुनिया में पड़ा। इस मंदी का भी सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ा, क्योंकि जर्मनी तो पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से और वर्साई की संधि के कारण खोखला पड़ा था। तो जब ये आर्थिक मंदी पूरे विश्व पे पड़ी तो इसका असर जर्मन अर्थव्यवस्था पे सबसे ज़्यादा पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले, अब बताइए 1932 तक जब इतना आर्थिक मंदी बढ़ चुका था, वैसी स्थिति में जर्मनी का जो औद्योगिक उत्पादन था, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो उसके उद्योगों से जो उत्पादन होता था, वो 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। 40% ही वो प्रोडक्शन कर पा रहा था। मज़दूर या तो बेरोज़गार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। मज़दूर जो थे वो बेरोज़गार हो गए थे, उनके वेतन गिर चुके थे। यहाँ पे जो है बुरी स्थिति, आर्थिक बुरी स्थिति, वो अमेरिका की थी। अब हम लोग उसका असर जर्मनी पे देख रहे हैं। बेरोज़गारों की संख्या 60 लाख तक पहुँच चुकी थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो अपने गले में एक फट्टा टांगे लिख कर रहता था, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। मैंने जर्मनी की गली में, सड़कों पर ऐसे लोग गले में एक फट्टा टांग के लटकाए मिलते थे, जिस पर लिखा होता था मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई थी। बेरोज़गार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, या नुक्करों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोज़गार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में पाए जाते थे, यानी कुछ नौकरी मिल जाए इसकी लालच में। जैसे जैसे रोज़गार ख़त्म हो रहे थे, इस तरह रोज़गार तो मिल नहीं रही थी। युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में, अब चूँकि रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो खाने कमाने के लिए क्या करेंगे, अपराध में लिप्त हो जाएंगे। तो ज़्यादातर युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे थे और चारों तरफ गहरी हताशा थी। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था कि क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। पूरी दुनिया में ये था। लेकिन जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था। मुद्रा का अवमूल्यन माने मुद्रा की कीमत का कम होना, उसका मूल्य घटना। जैसे 10 रुपया का आज कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 5 रुपये का आज कोई वैल्यू नहीं है। एक ज़माना था जब 5 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी, तो उसको कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। तो जब ये भी मुद्रा का मूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी, जिसको कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जिसको वेतन मिलता है, और जो पेंशनधारी होते हैं, उनकी बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। मैंने उनके पास ख़त्म होते जा रहे थे पैसा। कारोबार ठप हो जाने से छोटे छोटे व्यवसायी, जो छोटे मोटे व्यवसायी थे, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी ख़राब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों माने वर्ग को, इस सारे वर्ग के लोग जो छोटे मोटे व्यवसायी थे, रोजगार में लगे लोग थे, खुदरा व्यापारी थे और मध्य वर्ग के लोग थे, इन सबको एक चिंता सता रही थी। और वो डर क्या था? सर्वहाराकरण, कि कहीं सर्वहाराकरण ना हो जाए। सर्वहाराकरण का भय सता रहा था इन सभी वर्ग के लोगों को। मैंने बड़े लोगों को छोड़कर, रईस लोगों को छोड़कर, जितने भी छोटे मोटे और मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्हें सर्वहाराकरण अब क्या है ये समझते हैं। सर्वहाराकरण माने सर्वहारा वर्ग, एक वर्ग होता है, क्लास होता है, तो सर्वहारा वर्ग कहते हैं मजदूर वर्ग को, ठीक है। सर्वहारा वर्ग मजदूरों को कहते हैं या मजदूर वर्ग के लोगों को कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे बॉक्स पे दिया हुआ सर्वहाराकरण, यानी गरीब होते 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 धीरे धीरे मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुँच जाना, यही सर्वहाराकरण है। यानी कोई आज शिक्षक है
ये आर्थिक मंदी आ गई, मुद्रा का मूल्यन भी हो गया, अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो और उसके मुद्रा का वैल्यू कम हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सर्वहारा वर्ग में आ जाएगा, माने मजदूर वर्ग में। वैसे ही कोई भी मध्य वर्ग है या कोई भी है व्यवसायी है, रोजगार पाने, कोई भी इस तरह, तो यही डर सबको आ गया। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। अब संगठित मजदूर जो इकट्ठे थे, जो उनका एक बड़ा संघ था, वही मजदूर अब थे जिनकी हिम्मत अभी तक नहीं टूटी थी। ऐसा कारखानों में होते हैं ऐसे मजदूरों के संग। लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसायी संकट में थे, बड़े व्यवसाय भी संकट में थे, क्योंकि बड़े व्यवसाय को ऊंचाई तक पहुंचाना छोटे व्यवसायी या छोटे मजदूरों का ही काम है। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। इतना ही नहीं, मतलब किसान भी परेशान थे, उनकी भी कृषि उत्पादों में गिरावट आ रही थी। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चे का पेट भर पाने में औरत असफल थी और इसलिए उसके दिल डूबे जा रहे थे। ये सारी परिस्थितियां जो मैंने बताई, ये सब कहाँ हो रहा था, मंदी के काल में हो रहा था। और कब से, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही हो रहा था, लेकिन मंदी आ गई तो ये और भी बढ़ गया। और ये सब जर्मनी में हो रहा था, पूरे यूरोप में तो हो ही रहा था, सबसे अधिक इसका बुरा असर जर्मनी में हो रहा था। तो ऐसी स्थिति से उबरने का तो कुछ तो उपाय करना था। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य, और जर्मनी में कौन शासन में है अभी, वाइमर गणराज्य, जो एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। उसके सामने तो ऐसे ही अनेक चुनौतियां थी। तो वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। यानी उसके सामने तो कई चुनौतियां थी, कई उसमें कमियां भी थी, लेकिन इस गणराज्य की एक महत्वपूर्ण जो कमी थी वो थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब अनुपात में प्रतिनिधित्व, माने सरकार में जो प्रतिनिधित्व था वो उसका अनुपात सही नहीं था। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। मतलब कोई एक पार्टी सशक्त नहीं था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ जाती थी, माने बहुत सारी पार्टियों को मिलकर ही सरकार चलाना पड़ता था, कोई एक पार्टी जीतकर नहीं आ पाती थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 की वजह से थी। एक अनुच्छेद, मतलब उसके संविधान में एक अनुच्छेद था 48, जिसकी वजह से क्या था कि जिसमें राष्ट्रपति को अगर कहा जाए कि जर्मनी का अनुच्छेद 48 क्या था, तो हम ये लिखेंगे या बताएंगे, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। ये 3 महत्वपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए थे अनुच्छेद 48 से। तो इसको कई बार प्रयोग किया वाइमर गणराज्य ने, इसके बावजूद वो सफल नहीं हो पाया। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा। बाप रे, समझिए 20 बार उन्होंने कैबिनेट को चेंज किया और उसकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। कोई भी सरकार 239 दिनों से ज़्यादा काम नहीं कर पाई। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी उन्होंने जमकर प्रयोग किया। इसके बावजूद इन सारे संकटों से वो दूर नहीं हो पाया और लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा। इस तरह लोकतंत्र का विश्वास खत्म होने लगा जब वाइमर गणराज्य को देखा तो, क्योंकि वो उनके लिए कोई समाधान खोज नहीं पा रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी में अपनी ही सरकार के खिलाफ लोग हो गए और अब इतनी असहाय स्थिति हो गई थी कि इस स्थिति से उबरना बहुत ज़रूरी था। और उसी के लिए आया इसके राजनीतिक पटल पे हिटलर, और हिटलर का उदय हुआ। तो ये सब स्थितियों में हिटलर भी था। हिटलर भी ये सब देख रहा था, समझ रहा था कि उसके देश की क्या स्थिति हो रही है, और वर्साई की संधि तो माइंड में थी ही। तो उन सब का बदला लेने के लिए अब हिटलर का उदय होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में, मैं इतना ही, हिटलर का उदय अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कैसे जर्मनी इतना ताकतवर देश होकर मित्र राष्ट्रों से युद्ध मोल लेता है, और कैसे वो शुरू में उसे हराता भी है, लेकिन बाद में अमेरिका के सहयोग से मित्र राष्ट्रों की शक्ति बढ़ जाती है और वो केंद्रीय शक्तियों को, यानी कि धुरी राष्ट्रों को हरा देता है। हराने के बाद इतनी अपमानजनक संधि, वर्साई की संधि करता है जर्मनी के साथ, और इतना सा ताकतवर देश जो 20वीं शताब्दी में इतना ताकतवर था, 1919 ईस्वी में आके बिल्कुल कमज़ोर और पंगु बना दिया जाता है। अब उसके समाज और सोसाइटी और राजनीति में और आर्थिक स्थिति में सब जगह उसे असहाय बना दिया जाता है, पंगु बना दिया जाता है। उसके सारे क्षेत्र, ज़मीन, भूमि, खनिज संपदा, खजाना, सब कुछ ले लिया जाता है, सब पे कब्जा हो जाता है मित्र राष्ट्रों का। और इससे जर्मनी के आम जनता के लोगों में मन में बहुत ही आक्रोश है। एक वाइमर गणराज्य बनाया भी गया जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे स्थापित थी, संसदीय व्यवस्था पे, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सकी और बहुत सारे, फिर आर्थिक मंदी आई तो अंत में उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई और तब जाकर
ज़रूरी था कि सत्ता परिवर्तन हो या कोई और शक्ति आए, तो हिटलर का उदय हुआ। हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने इसका बैकग्राउंड पढ़ा कि हिटलर के आने से पूर्व जर्मनी की दशा क्या थी, उसकी समाज, उसकी राजनीति, उसकी आर्थिक स्थिति, ये सब जानेंगे। तभी हम लोग आगे हिटलर का जन्म क्यों हुआ उसी के कारण को देख रहे थे। यानी अब तक हमने 30 वीडियो बना चुके हैं और इन तीनों वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा वो सब हिटलर के उदय के कारण थे, या द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।